अस्सलामुअलैकुम। ऑटोकेड के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटोकेड के इंटरफेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑटोकेड सॉफ्टवेयर के बारे में जाना और मुख्तलिफ शोबाजात में उसकी कंट्रीब्यूशन को देखा और उसके इस्तेमालात को भी देखा। आज हम ऑटोकेड के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। ऑटोकेड 2009 के बाद मार्केट में जितने भी वर्जन्स इसके रिलीज़ हुए हैं उसमें इस रिबन को पुट कर दिया गया है। उससे पहले ऑटोकेड का एनवायरनमेंट जो था या ऑटोकेड का जो इंटरफेस था वो बिल्कुल अलग था। जैसे राइट हैंड के ऊपर उसके टूल्स थे, लेफ्ट हैंड के ऊपर उसके टूल्स थे और कुछ मेन्यूज़ बनी थी। तो 2009 के बाद इसके इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब देखें, हमारे पास ऑटोकेड में कुछ मेन्यूज़ बनी होती है जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेट, लेआउट, पैरामेट्रिक वगैरह। अब अगर मैं होम पर क्लिक करता हूं तो देखें होम के मेन्यू में होम से रिलेटेड मेरे पास चीज़ें यहाँ मौजूद होती है, यानी टूल्स मौजूद होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इंसर्ट को देखूं, एनोटेट, लेआउट, पैरामेट्रिक, तो इससे रिलेटेड मेरे पास यहाँ टूल्स इस रिबन पर अपीयर होते हैं। अब इस रिबन पर भी कुछ मेरे पास यहाँ देखें टूल्स मौजूद हैं जैसे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, हैच वगैरह। तो इसे रिबन कहा जाता है। उसके बाद ये जो ब्लैक स्क्रीन है इसे वर्किंग एरिया कहा जाता है। ये ऑटोकेड का वर्किंग एरिया कहलाता है। वर्किंग एरिया के बाद हम बात करेंगे क्रॉस हेयर कर्सर की। तो ये क्रॉस हेयर कर्सर है। क्रॉस हेयर कर्सर बेसिकली हमें पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई ये डायरेक्शन बताता है। इस क्रॉस हेयर कर्सर में अगर आप देखें तो एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ है जिसे पिक बॉक्स कहा जाता है। बेसिकली ये पिक बॉक्स किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के काम आता है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉस हेयर कर्सर को के साइज को हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास यहाँ यूसीएस आइकन बना हुआ है जो कि ऑटोकेड के तकरीबन तमाम वर्जन्स में सेम होता है। ये एक्स और वाई ये भी हमें डायरेक्शन बता रहा होता है, यानी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमें बेसिकली वो बता रहा होता है। अब यूसीएस स्टैंड फॉर क्या होता है? यूसीएस स्टैंड फॉर होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे यूसीएस आइकन कहा जाता है। यूसीएस स्टैंड फॉर यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक कमांड लाइन मिलती है जिस पर हम डायरेक्टली कोई कमांड पुट करते हैं। कमांड लाइन के बाद यहाँ देखिए मेरे पास 3 टैब बने हुए हैं, मॉडल, लेआउट 1 और लेआउट 2। बेसिकली मॉडल तो यही स्पेस कहलाता है जहां हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, जबकि लेआउट 1 और लेआउट 2 को हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसे हम आइंदा क्लासेस के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो दोबारा मैं इसे स्विच करता हूं मॉडल पर। इसके बाद अगर हम बॉटम पर देखें तो बॉटम पर हमारे पास यहाँ कुछ वैल्यूज होती है जिसे कोऑर्डिनेट्स बार कहा जाता है। ये देखें, अगर मैं कर्सर को एक्स पोजीशन में मूव करता हूँ तो वहाँ देखें एक्स की जो वैल्यू है ये बढ़ रही है। अगर मैं वाई डायरेक्शन पर करूँ इसे तो देखें वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो बेसिकली इसे कोऑर्डिनेट बार कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑटोकेड की सेटिंग्स होती हैं जैसे ग्रिड्स, ऑर्थो मोड और स्नैप्स वगैरह। दूसरे मजे की बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ऑटोकेड 2009 के बाद जितने भी वर्जन्स मार्केट में इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उनको वर्क स्पेसेस में डिवाइड कर दिया गया है। वर्क स्पेसेस क्या है, चलिए ये देखते हैं वर्क स्पेसेस को। ये देखिए गिरारी नुमा शेप आपको यहाँ नजर आ रही है जिस पर लिखा हुआ है वर्क स्पेस स्विचिंग। अगर इसे मैं क्लिक करता हूँ
तो देखिए इस वक्त मेरे पास ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वर्क स्पेस सेलेक्ट है। अब अगर इसे मैं स्विच करता हूँ इनटू 3D बेसिक्स तो देखें रिबन पर मेरे पास यहाँ कुछ टूल्स चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ 3D से रिलेटेड कुछ टूल्स मेरे पास इस रिबन पर अपीयर हो चुके हैं, जैसे बॉक्स, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, लॉफ्ट, स्वीप वगैरह। इसके बाद अगर मैं इसे स्विच करता हूँ 3D मॉडलिंग पर तो 3D मॉडलिंग से रिलेटेड हमारे पास यहाँ टूल्स अपीयर हो जाते हैं। ये देखिए जैसे बॉक्स, एक्सट्रूड, पॉलीसॉलिड, प्रेस पुल वगैरह। तो जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमने काम करना हो हमने उसी इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करना है, यानी उसी वर्क स्पेस को हमने सेलेक्ट करना है। जैसे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे हम बेसिक 2D का वर्क करते हैं तो हमें यहाँ से बेसिक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन को सिलेक्ट करना होगा। अब अगर ऑटोकैड को मैं प्रीवियस वर्जन जैसा बनाना चाहूँ, जैसे 2006 या 2007 के वर्जन की तरह बनाना चाहूँ, तो मैं यहाँ से वर्क स्पेस पर ऑटोकैड क्लासिक पर अगर मैं इसे स्विच करता हूँ तो देखिए मेरे पास ऑटोकैड प्रीवियस वर्जन्स की तरह हो चुका है। जैसे देखिए राइट हैंड पर कुछ टूल्स आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड पर टूल्स आ चुके हैं और कुछ मेरे पास मेन्यूज आ चुकी हैं। तो ये ऑटोकैड क्लासिक है। तो ये डिपेंड करता है वर्किंग के ऊपर कि आप किस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी वर्किंग करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा इसे स्विच करता हूँ ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पर। तो ये हमारे पास कुछ वर्क स्पेसेस होते हैं जिसे हम काम के मुताबिक या अपने मर्जी के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हमने बात की ऑटोकैड के एनवायरनमेंट के ऊपर और वर्क स्पेसेस पर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास बेहतर तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।